नाइट वाइवा। सो वेलकम सुमित दीवान मेरे पॉडकास्ट में द लेट नाइट वाइवा। कैसा लग रहा है सर? कैसा लग रहा है मेरे पॉडकास्ट में आके? बहुत ही अच्छा लगा। तो कुछ बताइए अपने बारे में। सुमित, माई सेल्फ सुमित, आई एम फ्रॉम करनाल। और एक रिक्वेस्ट, थोड़ा सा तेज, हल्का सा, थोड़ा सा तेज। हाँ। माई सेल्फ सुमित, आई एम फ्रॉम करनाल। माई सेल्फ सुमित, आई एम फ्रॉम करनाल। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, कैसी लगती है आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? बढ़िया लगती है, मस्त, मस्त, इंटरेस्टिंग। स्टार्टिंग से लगती थी कि कॉलेज में आकर इंटरेस्ट डेवलप हो? नहीं, मेरे को पहले से बढ़िया लगती है। सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूरी में? अब की बार मैं रिलायबिलिटी बोलूँगा। पक्का? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं? नहीं, वैसे तो फिर Genuine। वैसे तो सारे बढ़िया लगते हैं, सारे मस्त हैं, लेकिन जब मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आता वो तो कंट्रोल हो गया। कंट्रोल से रिलेटेड जितने हैं वो तो बिल्कुल नहीं हवा लगती उसकी। बाकी मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना हमको पढ़ा है और जो एक्चुअली यूज़ होता है इंडस्ट्रीज में, वो कितना डिफरेंस है उस चीज़ में? कि ये बेसिक्स है कि हमको बेसिक्स नहीं आते, वो क्या पढ़ेंगे हम, लेकिन फिर भी क्या बेसिक्स के अलावा भी कितना गैप है उस एक्चुअल जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है नॉलेज? उसमें तो बहुत गैप है, बहुत ज़्यादा। मैंने तो उतना ज़्यादा कुछ हाई फाई काम तो करा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना थोड़ा बहुत इंटर्नशिप करी थी अपनी, उसमें भी वो थोड़े से काम में भी बहुत गैप है। मतलब वही है ना कि बेसिक्स ही पढ़ाए जा रहे हैं ना आपको यहाँ पे ऐसे 4 साल, तो वो बेसिक्स ही हैं बस जो बीटेक के हैं। ऊपर ऊपर से हर एक चीज़ का आइडिया दे दिया जा रहा है, जिसमें इंटरेस्ट हो वो अपना फिर घुस जाए उसमें। और एमटेक का सिलेबस में है प्रॉपर नॉलेज इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से? एमटेक तो मैं अभी तक करी नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। आपने रिसर्च तो किया होगा थोड़ा बहुत? नहीं, उस पर मेरे को कुछ नहीं। कनिष्क भाई हैं थोड़े जिनको एमटेक का पता है। तो चलो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बायो भी रहा है जितना मेरे को पता है। हाँ, बायो भी रहा है। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं कि अंडा वेज है नॉन वेज है? ओह अच्छा, तो सीरियस आंसर? सीरियस है। अच्छा ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी डेफिनेशन क्या है वेज या नॉन वेज की। आप बताओ, आप कैसे डिफाइन करते हो वेज? वेज को इसमें किसी एनिमल की डेथ नहीं हो रही, जिसका मैं मांस नहीं खा रहा, उसको मार के। ठीक है, तब तो हाँ ठीक है, तो वैसे कंसीडर कर रहे हो तो वेज है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम जो लोग ऐसे कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं ऐसे सोच के कि वेज वो है जो प्लांट बेस्ड है ना। अच्छा, केवल वही वेज। अच्छा वेज, हाँ वेजिटेरियन, वेजिटेशन वहाँ से आया है सारे, वेजिटेशन प्लांट्स वगैरह कोई बोला जाता है, तो वेज वो हो गया। और लेकिन आप अगर इस डेफिनेशन को देखोगे तब तो फिर दूध भी नॉन वेज है, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड नहीं है। जो नॉर्मल सोया मिल्क वगैरह की बात नहीं कर रहा ना, वीगन वाला उसमें, तो वैसे तो वो है। तो मेनली तो डिपेंड करता है आप डिफाइन कैसे कर रहे हो वेज या नॉन वेज को। तो अगर आप ऐसे डिफाइन कर रहे हो जैसे आपने कहा कि एनिमल किलिंग वाला, तब उस हिसाब से तो फिर अगर वो नॉन वेज नहीं है तब वो वेज है। तो लंबा आंसर दूँ क्या? हाँ, क्यों है ऐसा? क्यों? मेरे को इतना पता है कि अंडे में बच्चा होता है। अंडे में बच्चा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होता है, ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है फर्टिलाइज्ड है या अनफर्टिलाइज्ड है। जितने अंडे आप खाते हो या जितने आपको मिलते हैं वो सारे अनफर्टिलाइज्ड अंडे होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जैसे कि जो अब जैसे कि फीमेल है, ह्यूमन फीमेल जो है, वो क्या होता है कि उसका जो पूरा पीरियड चलता है, जैसे 28 डेज़ का पीरियड चलता है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों बोथ साइड ओवरी होती है। अब उनमें से रैंडमली कोई एक मंथ, एक पीरियड साइकिल के ड्यूरिंग एग सेक्रेट करती है, ओवा सेक्रेट करती है, ठीक है। तो अब क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो आपके हैं विविपेरस, मतलब वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, वो अंडे नहीं देते। तो उनमें क्या होता है कि वो एग आता है,
ट्रैवल करके आता है आपके सर्विक्स के वहाँ पे, तो वहाँ पे एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो जाता है, जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसके लिए कि अगर ये फर्टिलाइज होगा तो इसको फिर डेवलपमेंट के लिए वो चाहिए होगा प्रोटीन और वो सब, तो उसके लिए वो बनती है वहाँ पे। और अगर उस दौरान जब वो एग वहाँ पे है, वो रिलीज़ हुआ, वहाँ तक ट्रैवल हुआ, वहाँ पे रखा रहा वो, तो उस दौरान अगर स्पर्म आ जाता है, मेल स्पर्म आ जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो वो बन जाएगा जायगोट, ठीक है। जायगोट बन गया, उसके बाद फिर वो हो जाएगा आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए, तो वो आपके जो एंडोमेट्रियम है उसको यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो ये होती है प्रेगनेंसी। तो और अगर वो यूज़ नहीं करेगा उसको, तो वो लाइनिंग शेड हो जाएगी, जो कि ब्लीडिंग होती है 4 से 5 दिन की, तो ये 28 का साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। अब यही चीज़ को लेके चलते हैं हम मुर्गी के अंदर, ठीक है। मुर्गी के अंदर क्या होता है कि मुर्गी जो है विविपेरस नहीं है, ओविपेरस है, यानी वो ओवा देती है। तो उसका जो बच्चा होगा वो अंडे के अंदर डेवलपमेंट होती है उसकी, मुर्गी के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होती उसकी, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ह्यूमन फीमेल जो है वो 28 डेज के अंदर एक बार एग सेक्रेट करती है, मुर्गी जो है वो बहुत बार सेक्रेट करती है वो एग, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो जैसे मुझे अच्छी तरह तो नहीं याद आ रहा क्या नंबर है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद हफ्ते में 4 अंडे शायद, या फिर पता नहीं 24 घंटे में 4 अंडे, ऐसा कुछ है। तो वो करती है कि वो सेक्रेट हो जाता है। अब मुर्गी की बॉडी को नहीं पता ये फर्टिलाइज है अनफर्टिलाइज हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो एग है वो आगे ट्रैवल करता है, तो मुर्गी की बॉडी उस पर लपेटना शुरू करती है फैट, क्योंकि उसको लगेगा कि फर्टिलाइज होगा ये, तो आगे वो चाहिए, क्योंकि एक बार वो बॉडी के बाहर चला गया, उसके बाद कुछ न्यूट्रिशन देने का है नहीं मुर्गी की बॉडी के पास। तो वो क्या करती है कि उस एग पे फैट लपेटना शुरू कर देती है, थोड़ा सा और आगे ट्रैवल करता है, प्रोटीन लपेटना शुरू कर देती है, ठीक है। अब इस दौरान अगर जो मेल स्पर्म है, रूस्टर जो है, वो ट्रैवल कर गया वहाँ पे और फर्टिलाइजेशन हो गई, तो ये चिकन में वो हो जाएगा, मतलब चिकन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, फर्टिलाइज हो जाएगा अंडा। और फिर वही प्रोसेस यही चलता है कि फर्टिलाइज हो गया अंडा, अब वो फैट लपेटेगी उसकी बॉडी, फिर प्रोटीन लपेटेगी, आगे लास्ट स्टेज पे कैल्शियम कार्बोनेट लपेट देगी, शेल बन जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए, और फिर मुर्गी अंडा दे देगी, ठीक है। अब मुर्गी उसको गर्मी देगी, ये देगी, वो देगी, ताकि वो हो जाए। लेकिन अगर ये स्पर्म ट्रेवल नहीं करता है तो भी ये पूरी प्रोसेस चलेगी, तो भी वो अंडा आएगा, ठीक है। तो लेकिन वो होगा अनफर्टिलाइज अंडा, उसमें कभी भी चिकन नहीं हो सकता, उसमें लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज अंडा है। उसमें केवल मुर्गी का फैट, प्रोटीन जो योक होता है आपका, वो फैट हो जाता है, और मेजॉरिटी फैट, और जो प्रोटीन है आपका वो एग वाइट हो जाता है। तो बस एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल है और कुछ नहीं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है वो, क्योंकि मुर्गी मेंस्ट्रुएट नहीं करती, क्योंकि वो ओविपेरस है, वो तो अंडा देती। क्या इस प्रोसेस को बोलूँगा क्या मैं? इस प्रोसेस को तो नहीं पता मुझे क्या बोलोगे आप, लेकिन वो मेंस्ट्रुअल वो नहीं है, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल सिर्फ उनमें होता है जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। अच्छा। क्योंकि वो विपेरस है, वो अंडा देती है, वो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो मतलब जो अंडा खा रहे हैं इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इसके अंदर चिकन हो सकता है? प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बहुत कम है, मतलब कि अगर ढंग से वो किया जाए तो। अब होता क्या है कि उसमें कि आ गया, ठीक है, तो अंडा आ गया, अब कायदे से क्या होना चाहिए, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए कि इसमें है या नहीं है। उसके बाद हैचिंग एक प्रोसेस होता है, उसमें आप देखते हो कि क्या है ये, उसमें आप ये भी पता लगा सकते हो कि ये जो अंदर चिकन है वो मेल है कि फीमेल है। अब वो फीमेल है तो उनको रख लिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो और अंडे देंगे। और लेकिन अगर वो मेल है वहाँ पे तो उनको मार दिया जाता है, क्योंकि वो फिर खर्चा है आपका वहाँ पे उसको पालना, कि वो क्या करोगे उसको पाल के, वो अंडे नहीं दे रहे आपको। मैंने कहीं देखा था कि रेडियो पे अगर जिसमें होता है चिकन तो पता चल जाता है अलग से उनको। हाँ, पता चल जाता है। तो मतलब जो मैं खा रहा हूँ एक्चुअली वो 100% उसमें कोई बचा नहीं। 100% नहीं कह सकते आपकी, मतलब कि कुछ एरर कहीं हो गया कि आ गया वहाँ पे, जैसे होता है कई बार कोई वीडियो आ जाती है कि वो क्रैक करके उसने वो तवे पे डाला तो वहाँ वो तवा चिकन बन गया। हाँ, लेकिन मतलब जो मैं खा रहा हूँ प्रोपोजल को दिख रहा है वो तो फिर उसमें तो नहीं होगा? नहीं, उसमें नहीं होगा, उसमें कंफर्म है? नहीं, हाँ उसमें तो नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं। तो बाल झड़ने के पीछे क्या बायो है? कैसे रोक सकते हैं हम बाल झड़ने के पीछे? तो
बाल जुड़ने के पीछे की बायो तो उतनी अच्छी तो नहीं पता है हमें ही नहीं पता है अभी, तो मुझे तो खैर नहीं पता ढंग से। लेकिन होता तो यही है कि एज के साथ मेल में क्या होता है कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है वो टीएचडी में कन्वर्ट होने लग जाता है, सॉरी डीएचडी में, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, जो एस्ट्रोजन बनाता है, ऐसा कुछ है क्या? वो हाँ आगे कुछ करता तो है एस्ट्रोजन से रिलेटेड, लेकिन वो नहीं पता मुझे। तो वो आपका उधर बाइंड होने लग जाता है फॉलिकल पे, तो वो शायद फिर वहाँ से झड़ने लग जाते हैं, जो इतनी हल्की फुल्की मुझे पता है। रोकने का कुछ तरीका है? रोक नहीं सकते आप उसको। कैसा लगता है आपको इफेक्ट जान के कि हम रोक नहीं सकते? काफ़ी बुरा लगता है। काश रोक सकते। एक क्वेश्चन दिया था, क्या था क्वेश्चन है? हाँ, हाइट बढ़ाने के कौन कौन से नुस्खे होते हैं और आपने पर्सनली कौन कौन से यूज़ किए हैं? हाइट बढ़ाने की तो हाइट मोस्टली जेनेटिक ही है, मतलब तो उसको कुछ कर नहीं सकते आप। आपकी इतनी लंबी हाइट कैसे है? आपने क्या क्या ट्राई किया? मैंने सारी एक्सरसाइज ट्राई करी है। एक्सरसाइज के अलावा कुछ और टेक्निक्स? हाँ, एक्सरसाइज के अलावा मैंने ये भी खाए हैं मैंने, हाइट बढ़ाने कैप्सूल आते हैं जो, या फिर दवाई वगैरह आती है, इनसे भी कुछ नहीं होता। एक तो रैमर का होता है ये पानी से रिलेटेड कुछ। हाँ, पानी से रिलेटेड कुछ था, मेरे को याद आ रहा है, किसी एक्टिविटी करके पानी पियो। वो है, वो थोड़ा ऑफ कैमरा बताऊंगा। नहीं, मुझको जानना है। वो थोड़ा है, वो ट्रिम हो जाएगा, बताओ। मैं कर दूंगा, बताओ, विश्वास नहीं। मुठ मार के पानी पीना। और आपने कुछ बताया था शायद पानी पी के मुठ नहीं मारनी होती उससे। नहीं, पानी भी वो फिर हाइट कम हो जाती है उल्टा। मेरी बढ़ के कम। पानी बाद में बाद में ही है पानी। तो एक क्रोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप फिर बताओ, ये एनल सेक्स क्या है? ये कुछ है पोन का बनाया हुआ है, बायोलॉजिकल है, कुछ क्या है? अच्छा, तो ये तो यार मुझे नहीं पता है वैसे, मतलब आपको पर्सनली क्या लगता है? पर्सनली मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस पर मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है कि कुछ है, ठीक है, मतलब, लेकिन फिर मैं तो उसको उठा के उसकी बायो पढ़ने लग जाता हूँ बैठ के, तो वो तो यार फिर वही लंबा आंसर दूंगे, छोटा आंसर जिसमें कंफर्टेबल हो आप। छोटा आंसर तो मुझे नहीं पता। पर्सनली क्या लगता है कि पर्सनली अच्छा मेरा ओपिनियन जानना चाह रहे हो? कि क्या कि फोन से बनाया हुआ है, तो क्या लगता है कि ये अच्छा कि है एक्चुअली में कुछ मज़ेदार चीज़ है? नहीं, मज़ेदार चीज़ होगी, मैंने नहीं किया ना, मुझे नहीं पता। हो सकती है, मैंने लगती है, मतलब मिक्स्ड ओपिनियन है बंदों के इंटरनेट पे, किसी को लगती है मज़ेदार, किसी को लगता है क्या कनिष्क भाई है जैसे उनको बिल्कुल नहीं पसंद। उसको अपनी एनस में नहीं पसंद है। अच्छा, वो नहीं मुझे तो आपको पता होगा पर्सनली भी। नहीं, मेरा ओपिनियन नहीं है इस पे। अच्छा, और एक ये मोनोगैमी है, एक कल्चर की बनाई हुई है कि बायोलॉजी है, ये क्या है दोनों? अच्छा, फिर से इसके दो टाइप के आंसर हो सकते हैं। अर्जुन भाई मतलब क्या कल्चरली और बायोलॉजी में फ़र्क क्या होगा? मतलब कि बायोलॉजिकली ही मैं ऐसे पसंद करता हूँ कि मेरा एक पार्टनर हो, कि क्योंकि मेरे कल्चरली आसपास ऐसा दिख रहा है कि एक ही करना होता है, तो मेरे को एक पसंद है। जैसे कि मुस्लिम को तो 3 के साथ कोई दिक्कत नहीं होती, तो क्या वो कल्चर एक इफेक्ट है कि बायोलॉजिकली ही पसंद होता है मैक्सिमम लोगों को? कि ऐसा भी नहीं है कि हर कोई ही 3 वाइफ्स रख रहा है या हर वाइफ ही 3 मेल रख रही है, कि मेजोरिटी जो है वो मोनोगैमी पसंद करते हैं, कि लेकिन वो मेजोरिटी क्या कल्चरली बनी है कि बायोलॉजिकली बनी है? अच्छा, तो जैसे बैंग ऑन आंसर तो है नहीं इसका वैसे अभी तक कुछ, तो लेकिन थोड़ा सा जितना मुझे पता है जैसे इसकी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, उससे थोड़ा सा बताता हूँ। तो जैसे कि ये आप स्टडी कर सकते हो जो प्राइमेट्स हैं, जैसे जो गोरिल्ला वगैरह हैं,
चिंपैंजी, गोरिल्ला, बोनोबोज वगैरह। तो इनमें आपको दिखेगा, इनमें या फिर जो शेर है, लायन है, या फिर बहुत सारे हैं, तो उनमें आपको ह्यूमंस में भी डायमॉर्फिज्म दिखता है, एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म होता है कि एक ही स्पीशीज है, उसके दो अलग मॉर्फोलॉजीज हैं। मतलब कि शेर है, मेल के वो होती है वो दाढ़ी सी बड़ी सी, फीमेल के नहीं होती, लेकिन है शेर ही स्पीशीज। ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है आपको कि जो मेल है, फीमेल की बॉडी है, साइज का फ़र्क है उसमें कितना। जो ह्यूमंस का वेट है वो लगभग 1.2-1.3 टाइम्स है फीमेल के वेट। हेयर भी है, वो बात भी है, ठीक है। या फिर गोरिल्ला में भी आप देखो, गोरिल्ला में तो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे प्राइमेट्स हैं, जो अर्ली एप्स हैं, जो ग्रेट एप्स, उनमें तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ट्वाइस साइज होता है फ़र्क। अच्छा। तो ये डायमॉर्फिज्म, रिलेटिव साइज जो है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अब एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। एक हो गया, अब आप कबूतर को देखो, कबूतर मेल है फीमेल है, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, कोई फ़र्क नहीं है उसमें, ठीक है। बगुला है, स्वान होता है जो, उसमें मेल फीमेल बता सकते हो आप? नहीं बता सकते। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो ये मैंने पहले वाले बताया, जहाँ डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि क्या रहा होगा पहले कि जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उन्होंने जब चूज़ किया अपना मीटिंग के लिए, क्योंकि अब मेल के पास जो है, अब मेल को एवोल्यूशन कैसे फेवर करेगा, ठीक है। तो एवोल्यूशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट से यहाँ पे मतलब फिजिकल फिटनेस नहीं है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है, कि आप अगर अपना मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हो आप, और फिजिकली आप बिल्कुल ऐसे हो कि ख़त्म हो जाओगे, कल को कुछ भी होगा, तो आप एवोल्यूशन तो अगर आप ऐसे हो, मतलब रिप्रोडक्शन आप कर सकते हो, लेकिन बेशक से आप ऐसे पतले दुबले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एवोल्यूशन के हिसाब से आप फिट हो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये फिट हो आप, लेकिन सर्वाइवल किसका? आपका नहीं। अच्छा। आपका नहीं, जीन्स का, आपके जीन्स का सर्वाइवल केवल। क्योंकि आपके सर्वाइवल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है रिप्रोडक्शन से? बिना रिप्रोडक्शन के भी आप वो कर लोगे, सर्वाइव कर लोगे, ठीक है। लेकिन जीन्स, जैसे कि बड़ी अच्छी सी एनालॉजी है कि आपकी बॉडी जो है वो क्या है? आपकी बॉडी जो है एक वो है, एक व्हीकल है बस जीन्स को ट्रैवल, ठीक है। उसकी एज है बस एक 0 से 100, उसके बाद आप ख़त्म। उससे पहले आप थे नहीं, लेकिन आपके जीन्स उससे पहले भी थे, उसके बाद भी रहेंगे अगर आप रिप्रोड्यूस करोगे तो जीन्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो सर्वाइवल जीन्स का चल रहा है ऐसे करके, ठीक है। लेकिन मेल आप देखो तो मेल क्या करता है कि मेल के लिए जो कॉस्ट है रिप्रोडक्शन की वो बड़ी कम है, मतलब कि बड़ी कम एनर्जी यूज़ होती है स्पर्म वगैरह बनाने में, ये सब, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स आप वो कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यही आप फीमेल का देखोगे तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट बड़ी ज़्यादा है, ठीक है। एक तो एक ही बार होता है, एक एग रिलीज एक 28 दिन के अंदर। दूसरा जेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब प्रेगनेंसी 0 से 9 मंथ की जो होती है, 40 हफ्ते की, तो 9 महीने तक उनको रखना पड़ता है, फिर उनको केयर करनी पड़ती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फीमेल के साइड से बहुत ज़्यादा है, मेल की साइड से उतनी ज़्यादा नहीं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आप देखो तो मेल जो है उसको एवोल्यूशन कैसे फेवर करेगा, उसके जीन्स कैसे सर्वाइव करेंगे ज़्यादा, जब वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फैला पाएगा, ठीक है, ठीक है। चांसेस बढ़ गए उसके सर्वाइव करने के। मान लो कि एक मेट के साथ मीटिंग करी आपने, एक फीमेल के साथ, चांसेस कुछ हैं। अब क्योंकि कॉस्ट बड़ी लो है मेल के लिए, तो वो अफोर्ड कर सकता है ऐसे काफ़ी सारे उसको ऐसे पास करने अपने जीन्स, ठीक है। तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी कि उसके जीन्स सर्वाइव करेंगे। लेकिन फीमेल के लिए अगर आप देखोगे तो फीमेल के लिए जब आप सोचो तो उसको एक तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पीरियड है वहाँ पे, तो ये सब है।
तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट पीरियड होने के साथ, मतलब होने की वजह से उसको बड़ा चूजियर होना पड़ेगा अपना मेट सिलेक्ट करने में। क्योंकि उसके जीन्स कैसे सर्वाइव करेंगे? उसके जीन्स तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब उसका ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है। अब जब फीमेल यहाँ पे चूज करेगी अपना मेट, तो वो कैसा बंदा चूज करेगी? वो एक ऐसा बंदा चूज करेगी जिसके खुद के जीन्स अच्छे हो। ठीक है। एक मस्कुलर बंदा, एक पॉपुलेशन है 50 लोगों की, वहाँ 40 लोग एक एवरेज हाइट के हैं, एक एवरेज कद काठी के हैं, एक एवरेज स्ट्रक्चर के हैं, साइज़ के हैं, और वहाँ पे एक और दूसरा बंदा है, एक बंदा, 2 बंदे हैं वहाँ पे जो कि हाइट में ज़्यादा बड़े हैं, साइज़ में ज़्यादा बड़े हैं, मस्कुलर हैं। तो फीमेल वहाँ पे उसको चूज़ करेगी क्योंकि उसके ऑफस्प्रिंग के बचने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसके पास बेटर जीन्स हैं, हाइट के जीन्स ज़्यादा हैं, वो बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएगा उसके ऑफस्प्रिंग पे। ठीक है। तो ये होगा। अब होगा क्या कि फीमेल ने ये चूज़ किया। ठीक है। अब फीमेल ये चूज़ करेगी कैसे? कि अब देखो आप कि एक फीमेल ने ये चूज़ किया तो दूसरा भी तो इसी को चूज़ करेगी। दूसरा भी तो यही कहेगी। वो क्यों चाहेगी कि मैं किसी एवरेज बंदे को चूज़ कर लूँ जिसके एवरेज जीन्स हो? मुझे भी अच्छे जीन्स चाहिए भाई उसके लिए, वो भी उसको चूज़ करेगी। तीसरी आएगी, वो भी उसको चूज़ करेगी। चौथी आएगी, वो भी उसको चूज़ करेगी। तो यहाँ से ये रहा होगा कि मेल्स को ऐसे सिलेक्ट किया गया होगा मल्टीपल फीमेल्स के। ठीक है। तो 1 मेल मल्टीपल फीमेल्स हो गए, पॉलीगाइनी कहते हैं जिसको। अब यहाँ से फिर दूसरा वो हो गया कि फिर हमको ये क्यों देखने को मिलता है कि डायमॉर्फिज्म क्यों देखने को मिलता है? मतलब डायमॉर्फिज्म से कैसे पहुँचे हम यहाँ तक? मतलब कि ये अलग क्यों है मेल और फीमेल के? उसमें कबूतरों में तो नहीं दिखता मुझे अलग, मेल और फीमेल अलग। ज़्यादा एंशिएंट कौन से कबूतर वाली स्पीसीज है कि ये वाली? कबूतर बहुत पहले। कबूतरों पे अलग डिस्कशन हो सकता है वैसे, टेक्निकली ऐसे ट्रिगर। कबूतर जो हैं वो डायनासोर हैं एक्चुअली। हाँ, ये देखा था मैंने, उस डॉक्यूमेंट्री में देखा था, लाइव करके एक थी। पता नहीं। हाँ, वो तो कोई नहीं, उस पर बाद में बात करेंगे। तो कहाँ था मैं? हाँ, वहाँ पे कैसे पहुंचे डायमॉर्फिज्म पे? डायमॉर्फिज्म पे तो अब ये चूज़ कर लिया है यहाँ पे। तो यही है बस डायमॉर्फिज्म की जब फीमेल्स को, क्योंकि आपको अब मेल्स को compete करना पड़ा होगा बाकियों के साथ। तो जब आप compete करोगे तो आप compete किस बेस पे करोगे? compete आप कर ही तभी पाओगे जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा वो होगा बाकियों से। मस्कुलर है बंदा तो वो लड़ाई में हरा देगा दूसरों को और जीत जाएगा फीमेल को। यही चीज़ आप देख सकते हो एलिफेंट्स के अंदर। एलिफेंट्स के अंदर वो बड़े बड़े दांत हैं, मेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है। क्यों है वो? क्योंकि उनके में लड़ाई होती है मेटिंग के लिए। तो जिस पे वो थे उसने हरा दिया उनको जिन पे नहीं थे। ठीक है। ये चीज़ तो ये रहा होगा। तो ऐसे पॉलीगाइनी चली होगी। और क्योंकि एवोल्यूशन फेवर एवोल्यूशनरी सक्सेस मेल के लिए वहाँ से ज़्यादा आएगी जब वो उसको ज़्यादा उस पर फैला पाएगा, ज़्यादा चीज़ पे। और फीमेल के लिए वहाँ से आएगी जब वो उसको बेटर जीन्स दे पाएगी अपने ऑफस्प्रिंग को, उसका ऑफस्प्रिंग बचेगा। क्योंकि आप अगर मुझे अच्छी तरह नहीं याद, रफ अगर देखो तो जो मेल है वो थाउजेंड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग मतलब फादर कर सकता है अपनी लाइफ टाइम में। लेकिन एक जो फीमेल है वो कुछ 30-40 ही कर सकती है अगर वो कंटिन्यूसली भी करे थे। केयर, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन पीरियड, उस सबको मिला के। तो एवोल्यूशनरी सक्सेस यहाँ से ज़्यादा आएगी मेल्स के लिए जब वो फैलाएंगे, और फीमेल्स के लिए यहाँ से जब वो उसको एक बेटर जीन्स वो करे। तो वहाँ से पॉलीगैमी ज़्यादा प्रैक्टिस हुई होगी अर्ली टाइम में, इस वजह से ज़्यादा प्रैक्टिस हुई होगी मेल्स के अंदर। मतलब कि यही कि 1 मेल मल्टीपल फीमेल वाला। अगर आप पॉली एंट्री देखो, मतलब 1 फीमेल मल्टीपल मेल्स, तो वो उतनी ज़्यादा आपको देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसकी साइड से वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके भी काफ़ी वो हो सकते हैं, हमको ढंग से है पता नहीं है अभी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। जैसे उसमें एक तर्क दिया जाता है मल्टीपल ऑर्गेजम्स का,
कि फीमेल में क्यों है मल्टीपल ऑर्गेजम्स, ताकि वो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेम टाइम पे कर पाए। एक्चुअली है क्या मल्टीपल ऑर्गेज्म, और पहले तो क्या है ये, और क्या एक्चुअली होता भी है कि क्या? होता है जितना मुझे पता है, और रीज़न नहीं पता हमको अभी तक। थ्योरी है, कुछ तर्क हैं। जैसे एक तर्क तो ये है कि फीमेल को ज़्यादा फिजिकली थकती नहीं है रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्स के दौरान फीमेल, तो वो ज़्यादा उसको वो कर सकती है। लेकिन जो फिज़िकल इन्वेस्टमेंट है मेल की साइड से वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो उसके लिए वो उतना फिजिबल नहीं रहेगा कि वो मल्टीपल टाइम्स उतना वो करे। वैसे मतलब क्या मल्टीपल ऑर्गेज्म का? साइमल्टेनियसली होते हैं किसी पीरियड के गैप के बाद, कैसे? मतलब वही होता है कि जो आपका वो पीरियड है, जैसे कि मेल में जो पीरियड है जहाँ पे सेक्स के बाद वैसोप्रेसिन रिलीज होता है, उसके बाद एक जो पीरियड है रिकवरी पीरियड अगर मैं नाम दे दूँ उसको ऐसे, तो वो मेल में बहुत ज़्यादा है, फीमेल में उतना नहीं है, मतलब बहुत ही कम है उसके कंपैरिजन में। तो वहाँ पे तो थ्योरी है हमारे पास, और कुछ नहीं। मतलब ये बायोलॉजिकली ही है कि फीमेल है इतनी चूजी होती है मेल्स के लिए, और मेल पागल है कि कोई भी फीमेल मिल जाए। क्या ये कल्चरली है? मेरे को जो दिखता है कि मेल ऐसा है, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं कि हाँ भाई चलेगी, बढ़िया है, लेकिन फीमेल काफ़ी चूजी है कि हाँ भाई कि ये वहीं से आया है बायोलॉजिकली, कि शायद ये वहीं से रहा होगा, क्योंकि एक तो मुझे अच्छी तरह पता नहीं है अभी, लेकिन ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो हर एक स्पीशीज़ के अंदर। अच्छा, हर एक स्पीशीज़ के अंदर ये चीज़ है। जैसे गोरिल्ला जो होते हैं उनमें यही होता है, मतलब मल्टीपल मेल सिंगल फीमेल ये वाले ग्रुप होते हैं, मल्टीपल मेल सिंगल मेल, हाँ ये वाले ग्रुप होते हैं। तो उनमें लड़ाई होती है कि कौन उस ग्रुप को जीतेगा। हैराम शायद बोलते हैं उन ग्रुप्स को फीमेल की। तो जो जीत जाता है वो फिर वहाँ वो कर लेता है मीटिंग। कहीं ऐसा भी होता है कि फीमेल फाइट करती है मेल के लिए? फीमेल फाइट करती है मेल के लिए, ऐसा भी होता है। जैसे सी हॉर्स है, स्पीशीज़ है, वो करता है, मतलब बच्चों को वो रखता है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अपने। तो वहाँ पे फीमेल फाइट कर रही होती हैं उसके लिए कि हमारे मतलब कि हम मेरे पे आ जा। तो ऐसा भी होता है स्पेशल। थोड़ा ऐसा ही लग रहा है कि अगर फीमेल चाह रही है कि मेरे को बेस्ट जीन मिले, और वो बेस्ट जीन वाले पर्सन कम है कि ये हेल्दी है, हाँ, कि 50 बंदों में जैसे तूने बोला कि एक बहुत हेल्दी है, हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि फीमेल को फाइट करना चाहिए उस एक पर्सन के लिए कि इसके हेल्दी जीन है, क्योंकि वो तो हर पर्सन चाह रहा है मल्टीपल के साथ करूँ, तो उसको तो रैंडम किसी एक लड़की के लिए तो क्यों पागल होएगा? क्योंकि वो बना ही ऐसा कि वो चाहता है ऐसा कि मल्टीपल जगह स्प्रेड करूँ मैं मेरे जीन्स। नहीं, बना कुछ नहीं है ऐसा, हाँ, ऐसा बस है बस ऐसा है। सॉरी, हाँ ऐसा है, वही बना कुछ नहीं है ऐसा। हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बात वही है वहाँ पे कि शायद जो पॉपुलेशन है वो फीमेल्स की हमेशा से कम रही है वहाँ पे। तो मीटिंग के लिए हमेशा जो आपको वो दिखेगी, कंपटीशन दिखेगा, वो मेल बायस्ड ही दिखता है हर स्पीशीज़, हर मैक्सिमम स्पीशीज़ में। जैसे सी हॉर्स का एग्जांपल दे दिया, ऐसी और एग्जिस्ट करती होंगी, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मेल बायस्ड ही कंपटीशन आपको दिखता है। जो सेक्सुअल सिलेक्शन है का कंपटीशन जो है वो काफ़ी हद तक मेल बायस्ड ही है वहाँ पे। तो ये तो वो हो गया, लेकिन अब वहाँ पे वही चीज़ है कि आप डिग्री ऑफ डायमॉर्फिज्म जो मैं कह रहा हूँ उससे काफ़ी अच्छे ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या कौन सी स्पीशीज़ कैसी रही होगी। जैसे मैं गोरिल्ला वगैरह बता रहा हूँ तो वो बहुत हाईली पॉलीगैमस रहे होंगे। उसके बाद क्या रहा होगा कि अब आप देखो कि मेल है मल्टीपल पार्टनर रख रहा है, ठीक है, और एक फीमेल जो है वो सिंगल पार्टनर रख रही है, तो वो ऑफस्प्रिंग को संभाल रही है। तो उसके ऑफस्प्रिंग के मतलब बचने के चांस उतने नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसके पार्टनर का सपोर्ट नहीं है उसके पास, क्योंकि वो मल्टीपल पार्टनर के साथ है जो मेल है। अब उसके बाद हमने पेयर बॉन्डिंग स्टार्ट करी कि एक बॉन्डिंग स्टार्ट हुई ऐसे, तो वहाँ पे मेल की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आने लगी ऑफस्प्रिंग को बचाने के लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये होता है, ये बंदरों के अंदर होता है। बंदरों में दोनों पार्टनर वो करते हैं। कबूतरों में होता है, कबूतरों में दोनों पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए। तो ऐसा होने लगा कि पेयर बॉन्डिंग वगैरह बढ़ने लगी और ये सब, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस
हुए कि ऑफस्प्रिंग एक ज़्यादा बेटर वो कर पाएगा, लाइफ जी पाएगा। हाँ मंकी में होता है ये। तो वहाँ से फिर मोनोगैमी ज़्यादा प्रैक्टिस होने लगी होगी। तो आप अगर देखोगे तो ये जो बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो हमेशा से मोनोगैमस रहे हैं। कबूतर जैसे एग्जांपल दिया मैंने, बर्ड्स काफ़ी सारे ऐसे रहते हैं, मंकियों में भी काफ़ी हद तक देखा जाता है ये, और काफ़ी स्पीशीज़ है जो पॉलीगैमस रहे हैं। तो दोनों तरीके के वो हैं। लेकिन ऐसा कोई जीन बैठा है क्या आपके ऊपर जो आपको पॉलीगैमस बना रहा है और कल्चरल आपको मोनोगैमस बना रहा है? तो वो ऐसा कोई क्लियर कट आंसर है नहीं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट ऐसे पहले हुआ था जो मेरे को याद आ रहा है शायद, कि उसमें क्या करा था कि एक था रिसेप्टर, वैसोप्रेसिन का रिसेप्टर था किसी उस पे, वो उठा के किसी दूसरे उस पे लगा दिया था, डिफरेंट स्पीशीज़ के, शायद वो नाम नहीं याद है। तो वो वहाँ से फिर पहले वो पॉलीगैमस था, फिर वो मोनोगैमस बन गया वो लगाने के बाद। वो जीन वहाँ से उठा के, वो रिसेप्टर वहाँ से उठा के वहाँ लगाने के बाद। तो जेनेटिकली भी है, ऐसा कह सकता हूँ। तो हो सकता है।